नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए राजस्थान की कला संस्कृति की आपको 11वें नंबर का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पहले ये 11वें नंबर की क्लास है राजस्थान की परंपरा एवं रीति रिवाज। इससे पहले मैंने आपको पिछले टॉपिक करवा दिए हैं और यूट्यूब पर उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है रीट आर्ट एंड कल्चर की। आप लोग जा कर के देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कम्प्लीटली और टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। तो बेसिक से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये जो आपको क्लास लगाई जा रही है, ये आप लोग ये सोचिए कि हम एक उत्कर्ष जैसी कोचिंग या फरिश्कार वर्ल्ड या मुकेश पंचोली जैसे यूट्यूब बड़े चैनलों से पढ़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिएगा, इससे बेटर कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से, और चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें ये वाला। और अब हम आते हैं हमारे राजस्थान की रीति रिवाज, परंपराएं एवं विरासत। तो देखिएगा, इस टॉपिक में हम किन किन बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई राजस्थान की परंपरा और विरासत में हमने किन किन बिंदुओं को पढ़ा। देखो, हमने राजस्थान के मंदिर पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान के महलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान की धरोहर के बारे में पढ़ चुके हैं, और आगे अब हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथा कौन कौन सी हैं, और राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण। ये इतना बड़ा चैप्टर है जिसमें कई सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे समाज के अंदर जो रीति रिवाज हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम 16 व्यक्ति का जब जन्म होता है तब से लेकर के और मृत्यु तक 16 संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है कि वो 16 संस्कारों को पूरे नहीं कर पाता। आपको याद रखना है कि समाज के अंतर्गत हमारे धर्म में 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। मनुष्य शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु तथा मन को शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार उसके अनिवार्य माने जाते हैं। एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर दें और लास्ट तक क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। इन 16 संस्कारों की बात करें तो साथियों, पहला आता है हमारा गर्भाधान। क्या आता है? गर्भाधान। और ये गर्भाधान से पूर्व उचित काल और आवश्यक कुछ धार्मिक क्रियाएं होती हैं, ये गर्भाधान कहलाती है। गर्भधारण से पहले ही, माँ के गर्भधारण से पहले ही जो धार्मिक क्रिया की जाती हैं वो गर्भाधान कहलाता है। उसके बाद है पुंसवन। देखिए, पुंसवन संस्कार क्या है कि गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवी देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना करते हैं उसके परिवार वाले। यानी बच्चा जब तक पैदा नहीं होता उससे पहले पहले उसके घर वाले यानी कि उसके परिवार वाले उस माँ की कोख में ही जो बच्चा स्थित होता है कि वो एक पुत्र प्राप्त हो, पुत्र जन्मे, ऐसी स्तुति भगवान से या देवताओं से की जाती है। वो क्रिया कहलाती है पुंसवन। अगला जो तीसरे नंबर का संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन। सीमंत उन्नयन क्या होता है कि गर्भवती स्त्री को जब अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो किया गया संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उस पर कोई भी अमंगलकारी शक्ति काम ना करे, ठीक है ना, तो वो होता है हमारा सीमंतोन्नयन। चौथे नंबर का संस्कार है जात कर्म। यानी बालक के जन्म पर जो किया गया संस्कार है, बालक का जन्म होता है तो उस समय पर जो संस्कार किया जाता है वो है जात कर्म। अगला है नामकरण। नामकरण का मतलब है शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें या 12वें दिन जो संस्कार किया जाता है वो होता है नामकरण। बच्चे का नाम क्या रखा जाए। नेक्स्ट है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है कि जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो उसको पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य तथा चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं। ये कहलाता है हमारा निष्क्रमण संस्कार। 7वें नंबर पे है अन्नप्राशन। यानी बच्चा जब जन्म के लगभग 6 महीने का हो जाता है तो बच्चे को पहली बार अन्न का आहार देने की बात की जाती है। जो अन्न दिया जाता है पहली बार, यानी बच्चा जब 6 महीने का होता है तो उसको भोजन वगैरह दिया जाता है, रोटी वगैरह दी जाती है, अन्न खिलाया जाता है, तो ये क्रिया कहलाती है अन्नप्राशन। उसके बाद जूड़ा कर्म या जड़ूला। आपने देखा होगा बहुत से शिशु ऐसे होते हैं, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में, पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में शिशु के बाल पहली बार मुंडवाने पर जो संस्कार किया जाता है वो जड़ूला उतारना कहलाती है। वैसे कहते हैं ना, मैंने तो हमारे बच्चे की वो रखी है लटूरी। क्या रखे? लटूरी। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों बोलते हैं लटूरी रखी है।
ठीक है ना, किसी देवी देवता के नाम पर, तो वो कहलाता है झड़ूला। नेक्स्ट है कर्णभेद, यानी कि बच्चे के तीसरे या 5वें वर्ष में उसके कान छेद दिए जाते हैं और उनमें बाली वगैरह पहनाई जाती है, तो वो होता है कर्णभेद संस्कार। नेक्स्ट है विद्यारंभ संस्कार। क्या है साथियों, कि देवताओं की स्तुति करके गुरु के समक्ष उसको बैठा करके अक्षर ज्ञान कराने की क्रिया के लिए जो संस्कार किया जाता है वो है हमारा विद्यारंभ संस्कार। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए एक गुरु के पास में ले जाया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। याद रखना, यज्ञोपवीत संस्कार और उपनयन संस्कार एक ही नाम है, यानी कि बच्चे को शिक्षा देने से पहले शिक्षा दिलवाने के लिए उसको गुरु के आश्रम में भेजा जाता है। अगला है वेद आरंभ। वेद आरंभ क्या होता है, यानी वेदों को पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार वेदारंभ कहलाता है। केशांत या फिर गोदान, देखिए क्या होता है, सामान्यतः 16 वर्ष की आयु में जो किया जाने वाला संस्कार है उसे हम ब्रह्मचारी को, जिसमें ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, और ये संस्कार क्या कहलाता है, केशांत। वर्तमान में ये संस्कार खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले बच्चा गुरुकुलों में पढ़ने जाता था, लेकिन आजकल विद्यालयों में जाता है, तो ये आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जब बच्चा शिक्षा पूरी कर लेता था तब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, तो वो अपने बाल मुंडवा लेता था, लेकिन आजकल ऐसा विद्यालयों में नहीं होता। नेक्स्ट है समापवर्तन। समापवर्तन क्या संस्कार है, शिक्षा समाप्ति होने पर जो दक्षिणा दी जाती है गुरु के लिए या दीक्षांत संस्कार किया जाता है, वही हमारा समापवर्तन संस्कार। इसमें विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर के उसका आशीर्वाद लेकर के स्नान करके घर पर वापस लौटता है, और स्नान करने के कारण ही उसका ब्रह्मचार्य जो है, ब्रह्मचारी को क्या बोलते हैं, स्नातक कहते हैं। वो व्यक्ति क्या बन जाता है, स्नातक बन जाता है। जैसे हम ग्रेजुएशन बन जाते हैं 12वीं के बाद, वैसे ही समापवर्तन होता है। अगला है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या होता है, आप लोग जानते हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार। गृहस्थ में कब फंसेगा, जब उसकी शादी हो जाएगी, तो वो होता है विवाह संस्कार। और अंत में हमारा अंत्येष्टि, यह मृत्यु पर किए जाने वाला एक दाह संस्कार है। ये सबका होता है, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आप लोग जानते हो हर एक प्राणी का जो है वो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है इस संसार के अंदर। उसके बाद हमारे समाज में कुछ अन्य प्रथाएं, ये हमने 16 संस्कार पढ़े, इनसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी भविष्य में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद कुछ अन्य प्रथाएं हमारे समाज के अंदर होती है, वो कौन कौन सी है। देखिए, आपने सुना होगा सामेला, यानी मधुपर्क किसे कहते हैं, मधुपर्क कह लो चाहे सामेला। वर के वधु पक्ष के घर पर पहुंचने पर जो वधु का पिता होता है वो अपने संबंधियों के साथ में वर पक्ष का स्वागत करता है, उसे हम बोलते हैं समेला या मधुपर्क। जैसे दूल्हा अपनी बारात को लेकर के दुल्हन के घर पहुंचता है, तो जो बारातियों का स्वागत दुल्हन के पिता के परिवार वालों के द्वारा किया जाता है वो होता है हमारा मधुपर्क या शामिला स्वागत। समझ में आ गया। नेक्स्ट है बिंदोली। बिंदोली तो आप जानते होंगे, विवाह से एक दिन पहले दूल्हा या दुल्हन की बिंदोली निकाली जाती है, जिसमें स्त्रियां मांगलिक गीत गाती हैं और उन दोनों को पूरे गांव में या मोहल्ले में घुमाया जाता है। ठीक है ना, कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं बिंदोड़ा निकल रहा है या बिंदोड़ी निकल रही है, तो उसको सही बोलते हैं हिंदी में बिंदोली। समझ में आ गया। नेक्स्ट है फेरामणी या रंगबरी। फेरामणी कह लो चाहे रंगबरी कह लो, ये क्या होता है, बारात को जब विदा करते समय प्रत्येक बाराती तथा वर वधू को यथाशक्ति धन अथवा उपहार पिता के द्वारा दिया जाता है, उसे बोलते हैं फेरामणी। ठीक है ना, लड़की का पिता बारात के लिए, दूल्हा के लिए और दुल्हन के लिए जो धन या दान जो भी कुछ उपहार देता है वो कहलाता है फेरामणी। अगला है मोकलावा। मोकलावा को साथियों गोना बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मोकलावा या गोना, कि कोई विवाहित अवयस्क कन्या को, कोई विवाहित है लेकिन उसका बचपन में विवाह कर दिया जाता है उस कन्या का, तो जब वो वयस्क हो जाती है, वयस्क होने के पश्चात में उसे फिर ससुराल भेजा जाता है कई साल बाद, तो ये कहलाता है हमारा मोकलावा होना या गोना करना। समझ में आ गया। यानी कि एक विवाहित अवयस्क कन्या जब वयस्क हो जाती है तो उसे ससुराल भेजा जाता है विवाह के कई सालों बाद, तो वो कहलाता है मोकलावा या गोना कहलाता है। समझ में आ गया। अगला देखेंगे बड़ार। बड़ार भी एक समाज में प्रथा है। ये क्या है, यानी कि शादी के अवसर पर किए जाने वाला एक सामूहिक प्रतिभोज। जैसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से पहले मांडा देते हैं ना, मांडा, शादी से एक दिन पहले, ठीक है ना, तो वो कहलाता है बड़ार, मांडे को बोलते हैं।
उसके बाद कांकन डोरना बांधना, कांकन डोर बांधना, शादी से पहले दूल्हा या दुल्हन जो होती है, जो वर वधू बनेंगे, उनके हाथों में मोली का धागा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? मोती का धागा, ये मोती कर लेना, तो वो कहलाता है हमारा कांकन डोरना। क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? कांकन डोरना बांधना। ठीक है, आगे चलते हैं। जामना किसको कहते हैं? इसको तो आप जानते हो। जामना, जब घर में पुत्र का जन्म होता है, ठीक है ना, पुत्र के जन्म पर नाई जो होता है बालक के पगल्ले लेकर के उसकी ननिहाल जाता है, तब उसके नाना या मामा उपहार स्वरूप में वस्त्र आभूषण मिठाई आदि लेकर के आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जामना कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात में पुत्र प्राप्ति होती है, तो पुत्र प्राप्ति के पश्चात या तो जो पुत्र के गांव से नाई या उसके पापा जी या कोई भी जाता है, आजकल नाई नहीं जाते, आजकल तो उसका पिता ही चला जाता है पुत्र का, तो वो अपनी ससुराल में जाएगा पिता, और उसके बदले में वहाँ से कुछ दिन के पश्चात में उसके नाना या मामा जामना लेकर के आते हैं। ठीक है ना, वस्त्र आभूषण मिठाई आदि पहुँचाया जाता है, तो बोलता है जामना कहलाना। ठीक है ना। नेक्स्ट है नांगल। नांगल तो आप जानते हो, जब कोई नया घर बनाया जाता है तो उसके उद्घाटन के समय जो रस्में की जाती हैं वो कहलाती है नांगल। ये बोलते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, आज तो हमारा नांगल है, तो इसका मतलब वो नांगल होता है। सही। मौसर क्या होता है? सुनिएगा। मृत्यु भोज, किसी की मृत्यु हो जाने पर जो भोजन करवाया जाता है वो होता है मौसर, और इसी को बोलते हैं साथियों औसर या नुक्ता। आप लोग जानते हो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत तो क्या आजकल तो हर समाज के अंतर्गत इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। मरने के पश्चात जो भोजन किया जाता है मौसर कहलाता है, नुक्ता कहलाता है। इस परंपरा को वर्तमान में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में ये कुप्रथा बन चुकी है। उसके बाद है फूल पधारना। सुनिएगा आप लोग, फूल पधारना क्या है? बेणेश्वर के मेले में माघ पूर्णिमा पर पूरे विधि विधान के साथ में दिवंगत परिजनों की अस्थियां तथा चिता भस्म को बहती जलधारा में प्रवाहित करने की क्रिया होती है। जैसे कोई आदमी मर जाता है, मरने के पश्चात में उसकी राख इकट्ठी की जाती है शमशान घाट से, कुछ हड्डियां इकट्ठी की जाती है और उनको एक कुल्हड़ में भर के या किसी छोटे पात्र में भर करके उनको कहाँ ले जाया जाता है? कोई बहती हुई जलधारा में उनको बहा दिया जाता है, तो ये कहलाते हैं फूल पधारना। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मरने के पश्चात में उसकी अस्थियों को गंगा जी ले जाया जाता है, ठीक है ना, गंगा जी नाम सुना होगा आपने, तो वो हमारा फूल पधारने कहलाता है। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद कुछ अन्य और विशिष्ट प्रथाएं होती है जो जनजातीय प्रथाएं ये हमारी, जैसे नाथा प्रथा। ये कई बार पूछी गई एग्जाम में, नाथा प्रथा क्या है? इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वो कहलाती है नाथा प्रथा, और ये मुख्य रूप से आदिवासी जनजाति उनमें प्रचलित है। नेक्स्ट है डाबरिया प्रथा। डाबरिया प्रथा क्या है? राजा महाराजा या जागीरदारों के द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी साथ में दी जाती है, जिसको हम डाबरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाबरिया। यानी कि जब शादी होती है लड़की की किसी की, तो दहेज में जो सामान दिया जाता है उसके सामान के साथ साथ कुछ अन्य कुंवारी लड़कियां भी भेजी जाती है, ठीक है ना, उसकी नौकरी करने के लिए, तो वो होता है डाबरिया। जैसे रतन सिंह के साथ में, ध्यान बताओ, मैं आपको बता दूं इतिहास में, रानी रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, तो श्रीलंका की राजकुमारी थी, तो उसके साथ में बहुत सारी, लगभग मैं आपको बता दूं 1600 के आसपास कुछ डाबरिया लड़कियां आई थी, डाबरिया बोलते हैं उनको, वो कुंवारी कन्या आई थी पद्मिनी के साथ में, और सब ने बाद में जौहर भी किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन आजकल डाबरिया, आजकल ज़्यादा लड़कियां नहीं भेजी जाती। पहले क्या होता था, ये कुंवारी लड़कियां जब भेजी जाती थी तो ये पूरी जीवन भर तक उस रानी के साथ ही रहती थी, ठीक है ना, उनकी कभी शादी नहीं होती, वो वही रहती थी, उसकी नौकरी करती थी, मतलब उसकी नौकरी चाकरी करती थी, उसकी सेवा करती थी। लेकिन आजकल वर्तमान में जो सिस्टम है वो वर्तमान के अंतर्गत क्या है कि जैसे कोई लड़की की शादी होती है तो उसके साथ में 1 या 2 लड़की कुंवारी भेजी जाती हैं, लेकिन उसको फिर बाद में जैसे दुल्हन को उसके घर वाले वापस ले जाते हैं, तो उनके साथ में उन लड़की को वापस ले जाया जाता है। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए उनको भेजा जाता है बस। उसको बोलते हैं साथियों औलंदी। क्या बोलते हैं? औलंदी। वर्तमान समय में जो लड़कियां भेजी जाती हैं उसको औलंदी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। केसरिया करना, ये आप लोग जानते हो, राजा युद्ध में जब हार जाता है तो राजा के द्वारा असी धरा का आलिंगन करना,
क्या कहलाता है? केसरिया करना। इसका मतलब ये आप लोग तो जानते ही हो कि भाई बहुत सारे साके हुए थे, तो युद्ध में राजा के द्वारा तो किया जाता केसरिया, और लड़की लेडीज़ों के द्वारा क्या किया जाता था? जौहर। ये आप याद रखना। उसके बाद सती प्रथा देखेंगे। सती प्रथा क्या है? पति की मृत्यु के बाद चिता में पत्नी का जिंदा जलना क्या कहलाता है? सती प्रथा। राजस्थान में सबसे पहले 1822 में सती प्रथा पर बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी और इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। किसने? देखो अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? बूंदी रियासत। इंपॉर्टेंट है, 1822 में। राजा राममोहन राय के प्रयासों से भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में अनुमरण। अनुमरण क्या होता है? पति की मृत्यु के बाद पत्नी जो होती है, यानी विधवा जो पत्नी है, वो पति की किसी नसानी के साथ में चिता आरोहण करना क्या कहलाता है? अनुमरण। इसका मतलब जैसे कोई पति, किसी का पति मर जाता है तो पति के मरने के पश्चात उसकी निशानी के साथ वो मर जाती है, साथ ही वो भी मर जाती है चिता में, वो बोलते हैं अनुमरण। समाधि प्रथा क्या है? कि किसी पुरुष या साधु के द्वारा जल में बैठ करके जान देना या फिर भूमि में समाधि लेकर के जान देना, समाधि प्रथा कहलाता है। और जो समाधि प्रथा है साथियों, इस पर सबसे पहले जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लोडलो के प्रयासों से 1844 में जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और आपको याद रखना है, समाधि प्रथा अधिनियम कब बना? 1861 में। नेक्स्ट प्रथा है हमारी त्याग प्रथा। ये जो प्रथाएं आपको मैं बता रहा हूँ वर्तमान में, ये प्रथाओं से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान में राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, डोली आदि लड़की वाले से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्ति के लिए जो हट करते हैं उसे हम बोलते हैं त्याग प्रथा। समझ में आ गया? अब देखिएगा, जो त्याग प्रथा है साथियों, उसको सबसे पहले 1841 में जोधपुर राज्य के ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से नियम बना करके इसको सीमित करने का प्रयास किया गया था। मतलब ये प्रथा कम से कम हो जाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो ये प्रथा थी उसको वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी इसको प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है हमारी डाकन प्रथा। प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार डाकन उस स्त्री को कहा जाता था जिसमें किसी मृत व्यक्ति की अतृप्त आत्मा प्रवेश कर गई हो। ऐसी स्त्री समाज के लिए अभिशाप बन जाती है, जो यातनाएं दे दे करके मारी जाती है। यह एक अत्यंत ही अमानवीय क्रूर प्रथा थी। यानी कि किसी लेडीज़ में किसी दूसरी लेडीज़ की आत्माएं प्रवेश कर जाना, वो होती है डाकन प्रथा। ठीक है ना, कि भूत वगैरह हो गया इसमें, तो वो दूसरे व्यक्ति ने, मृत आत्माओं ने एंट्री मार ली, तो वो डाकन प्रथा होती है। वही फेमस थी ये। इस डाकन प्रथा की बात करें साथियों, तो सबसे पहले अप्रैल 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडर जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ये आप लोग याद रखना, जेसी ब्रुक के द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट प्रथा है हमारी बाल विवाह। कौन सी है? बाल विवाह। देखते हैं। कम उम्र में बच्चों का विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। और याद रखना, अजमेर के हरबिलास शारदा ने 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। अप्रैल 1930 में यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कर दिया था। और इस अधिनियम से पहले वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने भी 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। तो ये थोड़ा जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारी पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा तो आप लोग जानते ही होंगे। लेडीजें ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं ना कि तू लाज लाज करना, ठीक है ना, तो लाज की जाती थी अपने बड़े बुजुर्गों से जो उसके सम्मान से ज़्यादा उच्च पद पर थे। तो पर्दा प्रथा सोने का प्राचीन संस्कृति के अनुसार स्त्रियों के द्वारा बड़ों से या सम्मानीय ज्येष्ठों के सामने ससुराल में घूंघट करने की जो प्रथा थी वो है हमारी पर्दा प्रथा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पर्दा प्रथा का विरोध किया था। ठीक है ना। उसके बाद है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से विवाह के दौरान जो मांगी गई संपत्ति है या दहेज दान है, धन है, वो दहेज कहलाती है। और दहेज एक सामाजिक कुरीति है, एक सामाजिक बुराई है। सरकार ने 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया था, लेकिन अभी तक भी ये कुरीति पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए हैं।
आप लोग जानते हो, तुम सभी रीट में नौकरी लग जाओगे ना, तो मुझे पता है तुम 10 से 15 लाख रुपए मांगोगे, या फिर आप लोग 10 से 15 लाख रुपए दहेज में मांगोगे। हर एक रीट विद्यार्थी की कीमत बता रहा हूँ मैं, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मेरे समाज के अंदर बहुत सारे, गांव के अंदर बहुत सारी समाजें हैं, तो उनमें 10 से 15 लाख रुपए ले जाता है, ठीक है ना। और ये प्रथा एक गलत है, और लड़की भी नौकरी वाली ले लेते हैं, उसके बावजूद भी पैसा मांगते हैं बहुत से लोग, तो ये गलत है। दहेज प्रथा तो सबसे बुरी प्रथा है, ठीक है ना। अगली हमारी विधवा विवाह। विधवा विवाह किसे कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसका फिर दोबारा से विवाह कर दिया जाता है उस स्त्री का, वो हमारी विधवा विवाह। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों की इस दुर्दशा से मुक्ति प्रदान करने के लिए 1856 में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। यह श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का परिणाम था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें सहयोग किया था, और इन्होंने जाकर बताया डलहौजी को कि भाई तुम इस नियम को लागू कर दो कि एक विधवा, किसी लेडीज़ का अगर पति मर जाता है तो उसको पुनः विवाह करने की आज्ञा दी जाए समाज के द्वारा। तो इस प्रथा को लागू किया गया था। अच्छी प्रथा है, कोई बात नहीं। औरत में लड़का लड़कियों का क्रय विक्रय, इसका दूसरा नाम याद रखना, दापा प्रथा। क्या बोलते हैं इसको? दापा प्रथा भी इसको कहा जाता है। समझ में आ गया? सुनिएगा, इस बुराई पर कोटा राज्य ने 1831 में रोक लगाई, लेकिन यह प्रथा फिर भी जारी रही। सबसे पहले 16 फरवरी 1847 को जयपुर रियासत ने इस दापा प्रथा को क्या किया था? गैर कानूनी या अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारी दास प्रथा। देखो, प्रथाएं बहुत हैं, तभी तो इस चैप्टर का नाम है हमारी रीति रिवाज और प्रथाएं परंपरा। प्राचीन काल में राजाओं के गुलाम या जो पासवान होते थे, पासवान होने की प्रथा, जिसमें उस राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया जाता। वह एक सेवक की तरह बंदी बन करके काम करता था राजा के वहाँ, जिसको हम गुलाम बोलते हैं ना। दास प्रथा गुलाम प्रथा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, अब देखेंगे गुलाम प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? 1832 में विलियम बेंटिंग ने, ठीक है ना। और 1832 में ही सबसे पहले हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी राज्यों ने इस दास प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट प्रथा है हमारी बेगार प्रथा। क्या होती है बेगार प्रथा? को सुनिएगा आप लोग। सामंतों, जागीरदारों तथा राजाओं के द्वारा अपनी गुलाम से, अपने रैयत बोलते हैं हिंदी में इसको, रैयत या गुलाम से फ्री में सेवा करवाना, उसको कोई पैसा नहीं देना, उसके बदले में मजदूरी नहीं देना, तो वो होते हैं हमारी बेगार प्रथा। इस प्रथा में मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी, ठीक है ना, वो है बेगार प्रथा। उसके बाद है बदुआ मजदूरी। क्या होता है? या सागड़ी प्रथा। पूंजीपति या महाजन अथवा उच्च कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा साधनहीन लोगों को दी गई उधार राशि के बदले, ब्याज के बदले जो बेगार करवाई जाती थी, उसे हम बदुआ मजदूरी कहते हैं, और इसे सागड़ी प्रथा कहते हैं। तो सुनो, मैंने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए, अब उस व्यक्ति से पैसे तो ले लिए मैंने, लेकिन उसका ब्याज रह गया। अब उस ब्याज के बदले या उस राशि के बदले मैं उससे क्या करवाऊंगा? काम करवाऊंगा। पैसा नहीं देगा तो काम करवाऊंगा। ये क्या हो गई? बदुआ मजदूरी हो गई, ठीक है ना। राजस्थान में 1661 में इस बदुआ मजदूरी के खिलाफ में एक सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया गया था, जिससे बदुआ मजदूरों की मुक्ति दिलाने का कार्य किया गया था। उसके बाद कुछ और अन्य प्रथाएं आप लोग सुनिएगा। प्रथाओं से भरा पड़ा हुआ है पूरा ये चैप्टर, इसलिए एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, क्या करें। इसलिए मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ पहले से ही, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। आप उत्कर्ष में चल जाओ, आप परिष्कार में चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर इस चैप्टर को मेरे से ज़्यादा डीपली कोई पढ़ा देना तो मैं उसका चेला बन जाऊँ साथियों। इसलिए पढ़ो, यहीं से परिस्थितियों से जूझना सीखो। मेरे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको तो 101% लाभ हो रहा है। जो नहीं पढ़ेंगे ना, वो बुराई करेंगे मेरी, तो वो बुराई करते ही रहेंगे। वो मेरी नहीं, वो हर किसी व्यक्ति की बुराई करेंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही ऐसा ही है कि वो हर किसी व्यक्ति में बुराई ढूंढते। वो कभी खुद अच्छे नहीं होते तो वो दूसरे को अच्छे कैसे देखेंगे। इसलिए आप लोग इस चीज़ को जहन में रखिए कि आप लोग एक बार किसी दूसरे में अच्छा ही देखिएगा। समझ में आ गया? मेरा चैनल छोटा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, क्योंकि उत्कर्ष जैसे चैनल की शुरुआत भी एक दिन 0 से ही हुई थी साथियों, जब आज वो 12 मिलियन पे जाके पहुंचा है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो आप जैसे भाइयों ने उनको सपोर्ट किया तो आज मंजिल पर है, वैसे ही आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ये आपके हाथ में है सब। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य और प्रथाओं की। तो देखिएगा, रेख किसे कहते हैं? रेख
वह मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी वो क्या है, रेख कहलाती है। तलवार, बधाई कर या नजराना किसे कहते हैं सोचिए। देखो, राज्य के द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से वसूली की जाने वाली शुल्क राशि वो क्या है, तलवार, बधाई कर। जैसे कोई राजकुमार बनता, नया उत्तराधिकारी बनता जागीर का, तो वो जनता पर टैक्स लगा देता, वो कहलाती है तलवार, बधाई कर। आगे बात करते हैं, ताजीम किसे कहते हैं साथियों। ताजीम, देखो यहाँ से तो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ताजीम देखिए, सामंतों को प्राय विशेष अधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने या वापस जाते समय महाराजा खड़े होकर के उसका सम्मान करता था, जैसे वो क्या कहलाती है, ताजीम कहलाती है। दोबारा सुनिए ताजीम को और हिंदी में समझाता हूँ। जैसे कोई राजा का दरबार है, उस राजा के दरबार में कोई सामंत आ गया या कोई विशेष व्यक्ति आ गया तो राजा क्या होता, खड़ा हो जाता था उसके सम्मान में। हम भी तो खड़े हो जाते हैं ना, तो वही कहलाती है ताजीम। उसके बाद कुरब देखिएगा। कुरब सामंत को दिए जाने वाला एक विशेष सम्मान होता है जिसमें शासक सामंत के कंधों पर अपना हाथ रखकर अपनी छाती तक ले जाता, या जिसका आशय क्या होता है कि वो इसका स्थान उसके हृदय में है। देखो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई सामंत है, तो ये तो राजा है, ये क्या है, सामंत। अब इस सामंत का हाथ पकड़ेगा राजा और राजा खुद के हृदय पर लगाएगा, सीने पर उस हाथ को। किसके को, सामंत के हाथ को। कि भाई अब सामंत क्या समझेगा इस बात को कि राजा के हृदय में मेरे लिए जगह है, मुझे सम्मान करता है, मुझे चाहता है। तो ये क्या कहलाती है साथी प्रथा, कुरब कहलाती है। समझ में आ गया। अब मिसल देखिए क्या है। मिसल तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति होती थी, लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय बहुत से लोग बैठते थे उस समय, तो वो प्रथा क्या कहलाती है, मिसल कहलाती है। कई बार पूछी गई है। उसके बाद देखिए ग्रासीय क्या है। ग्रासीय बेजागीरदार जो सैनिक सेवा के बदले में शासन के द्वारा दी गई भूमि की उपज का जो हिस्सा लेते थे वो ग्रास कहलाती थी, यानी कि ग्रास का उपयोग करते थे वो। समझ में आ गया। यानी सेना के बदले क्या करते थे, वो भूमि की उपज का उपयोग करते थे। उसके बाद है खालसा भूमि। खालसा भूमि तो साथियों ऐसी होती थी जो सीधे ही सेंट्रल के अधीन होती थी, मतलब जो बड़ा राजा होता था, ठीक है ना, उस क्षेत्र का जो राजा होता था उसके सीधे नियंत्रण में होती थी। और जागीरदारी भूमि कैसी होती थी, जो सामंतों के अधीन होती थी, जो सामंतों के अधीन होती थी, वहाँ की जागीरदारों के अधीन होती थी वो जागीरी भूमि। और राजा के अधीन जो भूमि होती थी वो कहलाती है खालसा भूमि। अब देखिए कुछ आपको करों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। लाटा कर क्या होता है, लाटा भूमि कर है। ये भूमि कर वसूली की एक प्रथा है जिसमें ठिकाने के एक अधिकारी की देखरेख में फसल काटती थी तथा जब धान साफ होकर के इकट्ठा किया जाता तब ठिकाने का हिस्सा तोल करके वो ले जाता था। ठिकानेदार अपना हिस्सा उसको तोल करके ले जाता था, तो ये कहलाता लाटा कर। उसके बाद भोग क्या है, भोग कर भी है, भूमि का कर है, अनाज के रूप में ले दिया जाता था, अनाज के रूप में लेते थे इसको सीधा ही, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं अगला कर कौन सा है। कुंता क्या है भाई, कुंता भी एक कर है। लगान वसूली करने की वह प्रणाली जिसमें खड़ी हुई फसल का अनुमान लगा करके लगान निश्चित कर दिया कि भाई तेरे खेत में 15 मन गेहूँ होंगे, कितने होंगे, 15 मन, अब मेरा हिस्सा कितना है तू दे दे। तो ये हो गया अनुमान लगा करके जो कर लगाया जाता था वो है हमारा कुंता कर। उसके बाद बिगोड़ी क्या है, देखो ये भी कर है, भूमि का कर है ये, जो नगद रकम के रूप में वसूल किया जाता था, ठीक है ना। जैसे आपके खेत में कितनी फसल होगी, ठीक इतनी हो गई, अब तुम्हारी फसल जितनी हुई है उसका मुझे पैसा दे दो भाई, कितने रुपए हो गए, टैक्स दे दो, वही दो बिगोड़ी हो गया वो। उसके बाद हराबल क्या है साथियों। अब देखो हराबल क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हराबल सेना के अग्रभाग को क्या कहते थे, हराबल। सेना है बहुत लंबी चौड़ी, ठीक है ना, इस सेना के आगे आगे वाला जो भाग है वो कहलाएगा हराबल, और जो पीछे वाला भाग है वो कहलाएगा चंद्राबल। समझ में आ गया। ये तो चंद्राबल हो गया पीछे वाला, और ये हो गया हराबल। ये आप लोग समझ लो, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये। आगे बात करते हैं सूरत खाना क्या है साथियों। देखो ये चंद्राबल है, हराबल है। सूरत खाना क्या है, राजघरानों में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के चित्र बनाने वाला एक विभाग होता था जिसको हम सूरत खाना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गुनी जन खाना क्या है। गुनी जन खाना क्या है कि राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को
अक्षुण्ण बनाए रखने वाला एक विभाग होता था, वो है गुणीजन खाना। ठीक है। उसके बाद नाज़र क्या है साथियों, नाज़र का है जनानी डोहरी के आंतरिक व बाहरी कार्यों के मध्य में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाला एक व्यक्ति होता था, उसके हम नाज़र कहते हैं। भाई लेडीज़ों के काम कर, देखो नाज़र समझो आप लोग, रानी महारानी दासी वगैरह कुछ होती थी पासवान राजा की, उनकी सारी बातों को राजा तक पहुंचाना, उनके सारे कामों को करना, बाहर भीतर के कामों को करने वाला जो व्यक्ति होता था ना, वो कहलाता था नाज़र। और पूर्वीय क्या है भाई, पूर्वीय सुनो, जनाने महलों के बाहर बैठकर जो प्रातःकालीन और शाम के टाइम जो गान करने वाले लोग थे, गायन वगैरह गाते बजाते थे, वो लोग कहलाते थे पूर्वीय। समझ में आ गया। जो हमारी रानी महारानियों के महल थे, उन महलों के बाहर सुबह और शाम जो गीत गाने वाले व्यक्ति थे, वो कहलाते थे पूर्वीय। आ गया समझ में। नेक्स्ट है गायन क्या है भाई, गायन देखो, राज परिवार में गायन वादन प्रस्तुत कर मनोरंजन करने वाली महिलाएं क्या कहलाती है, गायन कहलाती है। बड़ारन सुनिए, बड़ारन क्या है भाई, कई बार पूछा गया है। जनाना महलों के आंतरिक कार्य व्यवहार को संपन्न करने हेतु नियुक्त पुरानी अनुभवी महिला सेविका, वो क्या कहलाती, बड़ारन कहलाती थी। बहुत ही एक्सपीरियंसधारी एक महिला होती थी जो रानी महारानियों के आंतरिक कार्य व्यवहार को संपन्न करती थी, वो कहलाती है बड़ारन। ठीक है भाई। चलिए, तो ये चैप्टर था आज का हमारा, बहुत फुली इंटरेस्टेड टॉपिक था आज का। कैसा लगा साथियों, इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि रीट की तैयारी अगर आप करोगे तो आपको इससे बढ़िया कंटेंट कहीं मिलेगा ही नहीं। एक रीट स्पेशल के लिए चैनल बनाया मैंने, तो मैं पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ रीट मेंस और फ्री के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रख लो अच्छे से। और आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 15 से 20 हज़ार उत्कर्ष जैसी कोचिंगों में खूब लुटाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है। मैं तो होम स्टडी या सेल्फ स्टडी करके लगा था भाई। तो अब बाकी का तुम आप क्या सोचते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर। और आप लोग तैयारी करते रहे, मैं तो यही कहूँगा, मैं आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। अब आप लोग उस हेल्प को नहीं लेना चाहते तो अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनना सीखिए। धन्यवाद।